हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले जो कि सबसे पहले विधि सदस्य थे इंडिया के, इनको विधि सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। भारतीय माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की जगह अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का शुरुआत किया और यहीं से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भारत में शुरुआत की जाएगी मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति से, विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृत की शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत की शिक्षा में। बाकी दोनों से संबंधित थे। सती प्रथा की समाप्ति में इन्होंने बहुत सहयोग किया था, विधवा पुनर्विवाह में भी सहयोग किया था, लेकिन संस्कृत शिक्षा से इनका लेना। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि भारत और पश्चिमी देशों के बीच काफ़ी विकास की संभावनाएं खोजी जा सकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या जनरल डलहौजी? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, बैसाखी बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है सिखों का, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग जो कि कहाँ पे है? अमृतसर में है। बहुत सारी भीड़ जमा थी। किस लिए? एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसका एक तरह से विरोध प्रदर्शन भी था और यहाँ से निकलने की कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक गेट थी। उसी गेट पे खड़े होकर जनरल डायर ने एकदम अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे लगभग कहा जाता है कि 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश और हैदर अली। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1767 से लेके 1769 तक, यानी 1769 तक ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। और अगर देखा जाए तो इसकी युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी पूछा जाता है तो मद्रास की संधि हुई थी। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुई थी और इसी से युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका सही उत्तर हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। कौन सा नियम लाया गया था? एक नया नियम लाया गया था, नियम 17। और कभी पूछा जाए कि सती प्रथा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, तो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय जी ने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया था और विलियम बेंटिक ने इस पर बैन लगाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1937 में या 1950 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1937। 1933 में अंग्रेजों ने भारत से म्यांमार को अलग कर दिया। और कभी पूछा जाए किस एक्ट के थ्रू किया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू इसको अलग किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद ने 1875 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसका नाम रखा था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में यही 1820 तक आते आते 1820 में 1920 में इसका नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल या इनमें से कहीं नहीं? तो सही उत्तर होगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इससे 2 नाम जुड़े हुए हैं। पहला नाम है एनी बेसेंट और दूसरे हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने ही भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर, कर्मकांड पर, आत्मा पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मातृशक्ति। सिंधु घाटी में लगभग जितनी भी स्थल प्राप्त हुए हैं उन सारे स्थलों में मातृदेवी की मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं। इसीलिए हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि मातृशक्ति पर विश्वास करते थे।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा तंबाकू। तंबाकू भारत में कौन ले आए थे? पुर्तगाली तंबाकू भारत में ले आए थे। पुर्तगालियों के आगमन से तंबाकू का आगमन हुआ है। और अगर कभी पूछा जाए कि किसने तंबाकू पर बैन लगाया था, तो याद रखना इस पे तंबाकू पर बैन जहांगीर ने लगा दिया था, क्योंकि इसकी बुरी आदत लोगों को पड़ चुकी थी और लोग बहुत ही ज़्यादा नशे में रहने के आदी हो गए थे, इसीलिए तंबाकू पर जहांगीर ने बैन लगा दिया। हालांकि बाद में बैन हट गया और लोग अभी तक उसका सेवन करते ही चले आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, शूल सूत्र या शतपथ ब्राह्मण? तो इसका सही उत्तर होगा शूल सूत्र। शूल सूत्र में वैदिक गणित के बहुत सारे, आज भी वैदिक गणित बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। और साथ ही अथर्ववेद क्या है? वेदों में अंतिम था, वेदों में अंतिम। और अगर पूछा जाए कि आपके उपनिषद क्या है, तो उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या इनमें से कोई नहीं? तो जब प्राचीन वैदिक युग की बात करी जाए तो सबसे पुराना वेद लेंगे। सबसे पहला वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद। तो प्राचीन वैदिक संस्कृति की सूचना कहाँ से? ऋग्वेद में दी गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपालन। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाता है? ऋग्वैदिक आर्यों का। जब ऋग्वैदिक की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? अभी ये सेटल डाउन हुई है, अभी भी ये घुमंतु प्रकृति के हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये पशुपालन, या पशु जरूरी है, घोड़े चाहिए, गाय चाहिए, उसकी ज़्यादा जरूरत है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात आएगी, उत्तर वैदिक काल की बात आएगी, तो उत्तर वैदिक काल में क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्यों कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे लोहे का ज्ञान हो गया था। और लोहे का ज्ञान कहाँ हुआ था? तो एक स्थान है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहा मिला था। और अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पाया जाता है ये स्थान। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को? तो इसका सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्यों सामवेद को कहा जाता है? कि पूरे सामवेद की जो रचना है वो पद्य में की गई है। पद्य से आप लोग जानते हैं, पद्य यानी क्या? कविता के फॉर्म में की गई है, ठीक है। इसीलिए इसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। किस चीज़ का? संगीत का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेल्यूकस हैं, चाणक्य हैं, मनु या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम विधि निर्माता मनु नाम माने जाते हैं। और मनु इसलिए माने जाते हैं कि मनु स्मृति इन्होंने एक बुक लिखी है। मनु स्मृति इन्होंने इस बुक लिखी है जिसमें समाज में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए उसके प्रति इन्होंने डिफरेंट तरह के कानून बताए, इसलिए इन्हें सबसे पहला विधि निर्माता माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा गोधन। क्योंकि ऋग्वेद की जब बात आएगी, अभी मैंने बोला कि अभी घुमंतु प्रकृति के थे, तो अभी बहुत ज़्यादा कहीं भूमि या कृषि की बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सका था। सबसे ज़्यादा विकास किस चीज़ का था? एक गोधन। क्योंकि गाय को ये बहुत ही पवित्र मानते थे, गाय को पवित्र मानते थे। और गायों को इन्होंने कहा, क्या कह रखा था? गायों को कहा गया था अघन्या, जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए गोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऋग्वेद में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 20 है, 16 है, 18 है, 11? तो उसका सही उत्तर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। और 18 पुराणों का अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा संकलन किस काल में किया गया, किस काल में किया गया, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है, तो इसका किस काल में संकलन किया गया था? गुप्त काल में। गुप्त काल में, चाहे महाभारत हो या रामायण हो या पुराणों के सबका संकलन गुप्त काल में किया हुआ माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति का, प्रकृति का, माता या त्रिमूर्ति? तो उसका सही उत्तर होगा प्रकृति। जब भी वैदिक धर्म की बात आती है तो हमें पता है कि प्रकृति पूजक हुआ करते थे। इन्होंने अलग अलग देवताओं की पूजा की, खास करके जैसे वृक्षों की पूजा करना, वायु की पूजा करना, जल की पूजा करना। और हम सब जानते हैं सब किससे रिलेटेड हैं? प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें प्रकृति पूजक माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5? तो इसका सही उत्तर होगा 1/6। धर्मशास्त्रों के साथ साथ आपको अन्य जितने भी काल मिलेंगे, चाहे वो गुप्त काल हो, मौर्य काल हो या और अन्य जितने भी बाद के भी काल मिलेंगे, आपको सब जगह लगभग भू राजस्व की दर कितनी मिलेगी? भू राजस्व की दर आपको लगभग 1/6 ही मिलेगी। तो कभी भी अगर आपको आए तो 99% आपको 1/6 ही मारना है, वही उत्तर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? तो इसका सही उत्तर होगा पतंजलि। पतंजलि योग के बहुत ही योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और पतंजलि के नाम से आज कितने लोग की रोजी रोटी चल रही है, जैसे कि बाबा रामदेव को आप जानते ही होंगे। आइए आगे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये किसके समकालीन थे पूछा जाता है? किसके? पतंजलि समकालीन थे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे।
पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का संस्थापक था। और इसने उसकी स्थापना कैसे थी? एक बृहद्रथ नामक राजा की हत्या करके की थी। और ये बृहद्रथ कौन था? यह बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से, धर्म से, योग से या इनमें से कोई नहीं। तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। जब भी बात दर्शन की आएगी, जब भी बात फिलॉसफी की आएगी तो उपनिषद पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। यहाँ पे कर्म कांडों के विरोध से लेके भगवान की किस तरह से प्राप्ति की जा सकती है या किसे सतमार्गों पे चला जा सकता है, इनकी जानकारी किसमें दी गई है? उपनिषदों में कही है। इसे ही वेदांत कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत कहा जाता है। जब उपनिषद आने शुरू हुए तो इसे ही वेदों का अंत कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, गंगा, यमुना या सरस्वती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी, पवित्र नदी, तो पवित्र नदी हमारी कौन सी होगी? सरस्वती। क्योंकि सरस्वती को नदी तमा यानी नदियों की माँ, साथ ही माते तमा यानी कि माता के समान, ठीक है, साथ ही इससे देवी तमा यानी देवियों के समान, इनको ये सब स्वरूप में पूजा जाता है। इसलिए सबसे पवित्र नदी की जब बात आएगी तो सरस्वती नदी आ जाएगी। तो आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।